अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, कल का मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। कल बेसिकली हमने ये जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनको डिस्कस किया था थोड़ा-सा, प्राइवेट लेबल और होलसेल ड्रॉप शिपिंग, उन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है? उनकी जो तरीक़े-कार है करने का, उसको देख लिया था। इसके अलावा फिर हमने बजट पे बात की थी कि अगर हम प्राइवेट लेबल का बजट जो है, वो देखते हैं कितना है, तो फिर हमारा वो हर मार्केट प्लेस के हिसाब से डिफरेंट होगा, ठीक है? उसके बाद फिर हमने प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग उसको स्टार्ट किया था और उसमें आगे चले थे। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ गए हैं, चलें चैट बंद जी अब। साइज़ वगैरह की कल हमने बात कर ली थी आई थिंक, नहीं तो चलें दोबारा सुन लें। साइज़ एंड वेट ये मैंने आपको बता दिया था कि इसके ऊपर आपकी शिपिंग कॉस्ट जो है वो डिपेंड कर रही होती है सारी, ठीक है? अब शिपिंग कॉस्ट इसमें 2 तरह की है। एक तो आप जिस कंट्री से सोर्सिंग कर रहे हैं, वहाँ से लेके जहाँ पे आपने सेल करना है, वहाँ तक की शिपिंग, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना टू यूएस या पाकिस्तान टू यूएस, पाकिस्तान टू यूके, पाकिस्तान टू यूरोप, चाइना टू यूरोप, ये वाली आपकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका वेट ज़्यादा है प्रोडक्ट का, उसका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो शिपिंग हो रही है जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं, वहाँ से टिल कस्टमर, तो अगर आपका जो एफबीए फ़ी है आपकी बेसिकली, तो एफबीए फ़ी भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आपका वेट और वॉल्यूम वो ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट फाइनल करते हुए हमने ये कोशिश करनी है कि हमारी कम से कम साइज़ और कम से कम वॉल्यूम की प्रोडक्ट हो, ठीक है? ताकि शिपिंग चार्जेस जो हैं वो हम बचा सकें। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से या चाइना से जब आप इसको शिप कर रहे हैं यूएस में, यूके में, यूरोप में, तो 2 तरह के शिपिंग चार्जेस होते हैं। एक वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है आपका और दूसरा एक्चुअल वेट होता है। तो वॉल्यूम के अलग से आपको चार्ज हो रहे होते हैं और दूसरा जो वेट होता है आइटम का, वो अलग से चार्ज हो रहे होते हैं। उसमें फिर हमने ये कोशिश करनी है कि कम से कम वॉल्यूम, कम से कम उसका वेट हो ताकि शिपिंग हमें कम से कम पड़े। अब कुछ आइटम्स हैं कि उसमें शिपिंग ज़्यादा भी हो रही होती है बट इवन देन दे आर प्रॉफिटेबल। तो दे आर एक्सेप्शनल केसेज़, उस तरह के एक्सेप्शनल केस हम ले सकते हैं। जिस तरह कल मैंने आपको कुछ बुक शेल्फ्स दिखाई होंगी। अब वो बुक शेल्फ्स की प्राइस क्या आ रही थी $180, $200, $150। अब उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर शिपिंग और वो सब कुछ एडजस्ट हो सकता है, एफबीए फ़ी भी एडजस्ट हो सकती है और सारा कुछ हो सकता है। अगर तो आइटम की प्राइस इतनी ज़्यादा हो कि चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, तो फिर तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर प्राइस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से भी उसकी जो है वो आपका कवर अप नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो फिर आप देखें कि आप वॉल्यूमेट्रिक वेट और दूसरा वेट जो है वो कम से कम लें। अब एक चीज़ इसके अंदर होती है कि आपका कुछ आइटम्स होती हैं, एसएनएल के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है? स्मॉल एंड लाइट एसएनएल आइटम्स, ये मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट, एसएनएल का कॉन्सेप्ट अभी। अच्छा, स्मॉल एंड लाइट जो है वो 200 ग्राम से नीचे, 250 ग्राम से नीचे जो आपकी आइटम्स हैं और उनका जो वॉल्यूम है वो भी 2.5 से 3 सेंटीमीटर से जो है वो ईच साइड उसकी कम हो, ठीक है? 2.5 टू 3 सेंटीमीटर ईच साइड उसकी कम हो, मतलब ये जनरल मैंने आपको बता दिया। बाकी हर मार्केट का जो है इसमें क्राइटेरिया वेट और उसका साइज़ का अलग से है, लेकिन जो एवरेज है वो इतना है कि 250 ग्राम से नीचे-नीचे अगर आपका वेट है आइटम का और 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर से कम उसका हर साइड से उसका साइज़ है, तो वो एसएनएल के अंदर आती है। तो एसएनएल के अंदर क्या फ़ायदा है हमें कि एसएनएल में हमें उसकी जो एफबीए फ़ी है वो काफ़ी कम पड़ रही है। ये एग्ज़ाम्पल्स आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये 3 एग्ज़ाम्पल्स बनी हुई हैं, ये इन्होंने एसएनएल के लिए दी हैं, ठीक है? ये छोटी-सी चीज़ है, इसका वेट भी कम होगा, 200-250 ग्राम से कम होगा, वॉल्यूम भी इसका कम है। इसका फ़ायदा क्या है कि इसके ऊपर स्पेशल जो है वो डिस्काउंटेड एफबीए फ़ी होती है, ठीक है? अब यहाँ पे देख लें कि लेस दैन जो 80 ग्राम है, स्मॉल एनवेलप के अंदर आ जाए जिसका 20 बाय 15 बाय 1 सेंटीमीटर जिसकी डायमेंशन है आइटम की, इससे कम है और 80 ग्राम से कम अगर उसका वज़न है, तो आपको एफबीए फ़ी जो पे करनी पड़ेगी यूके में वो कितनी है? जस्ट 0.65 पाउंड्स है, ठीक है? इसी तरह स्टैंडर्ड एनवेलप के अंदर आप आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि आपकी ये जो साइज़ है इसकी लिमिट थोड़ी बढ़ गई है, 2.5 सेंटीमीटर आ गई है, लेकिन वेट जो है वो 60 ग्राम से कम है, तो फिर 0.86 पाउंड्स हो जाएगी आपकी शिपिंग फ़ी। इसके बाद स्टैंडर्ड एनवेलप में आते हैं, तो यहाँ पे 61 टू 210 ग्राम पे आ गया, ठीक है? और 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी इसकी मिनिमम एक साइड की जो है वो
होनी चाहिए लिमिट, ये 1 पाउंड पे आ गया, इसी तरह से आ गए हैं। ठीक है, तो ये 400 ग्राम तक जो है वो जा रहा है स्मॉल पार्सल का, या एक्स्ट्रा लार्ज एनवेलप जो है वो 225 ग्राम तक जा रहा है। कुछ तो इस तरह होता है समटाइम्स कि आपका जो आप आइटम ले रहे हैं, आप उसका जो वॉल्यूम है या उसका वेट है उसको रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, आप एक कस्टम आइटम बनवा रहे हैं, पाकिस्तान में किसी फैक्ट्री से बनवा रहे हैं या आप चाइना में बनवा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा इसका वेट कम करके आप इसको इस लिमिट के अंदर ला सकते हैं या इस लिमिट के अंदर ला सकते हैं एंड यू कैन सेव दिस मच मनी, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इसका वेट और वॉल्यूम अगर उसकी क्वालिटी के ऊपर और आइटम की जो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, तो आप उसका वेट थोड़ा-सा कम करेंगे, वॉल्यूम थोड़ा-सा कम करवा के आप इस लिमिट के अंदर ले आएँगे कि आपको कम से कम शिपिंग फी पड़े। ठीक है, बेसिकली ये चीजें होती हैं जहां से आपने पैसे बचाने होते हैं, आपने शिपिंग में बचाने हैं, आपने प्रोक्योरमेंट में बचाने हैं, बाकी सारे मामलात जब तक मतलब वो पहुंच रही है अमेज़न के वेयरहाउस में, तो उसमें जहां जहां पे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर पैसे लग रहे हैं वो आपने हर एक स्टेप के ऊपर बचाने हैं, वही आपकी बचत है। अदरवाइज जब आप जाते हैं कंपटीशन के अंदर, आप सेल करने जा रहे हैं अमेज़न पे और बाकी लोग भी उधर हैं, तो फिर सब लोगों ने उसको सोर्स किया हुआ है, तो तकरीबन एक जैसी प्राइस पे किया होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, उनकी और आपकी प्राइस में फर्क कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपने छोटी छोटी सेव और एसएनएल की मिनिमम से मिनिमम लिमिट के अंदर लेके आना है। ठीक है, अगर आइटम बड़ी है, कोई 800-800 ग्राम की है, तो फिर आप एसएनएल का ना सोचें और आप रूटीन की जो उसकी शिपमेंट वगैरह उसके ऊपर जाएं। अच्छा, एसएनएल का एक और मसला है थोड़ा सा, वो ये है कि आपको जो प्राइस है वो भी आप यूके में 9 पाउंड से ऊपर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, यूके में 9 पाउंड है, इसी तरह यूएस की एक लिमिट है, यूरोप की अलग लिमिट है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की अलग लिमिट है। वो आपने फिर प्राइस भी उसकी उतनी रखनी है, उस प्राइस से ऊपर आप उसको आइटम को लेके जा नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला मसला एक आपको आएगा। आगे आ जाए जी, एसएनएल। अच्छा, ये तो डिटेल्स यहाँ पे आई थी ना इसकी यूके की, अगर आपने यूएस की देखनी है और बाकी जगहों की देखनी है, ये sell.amazon.co.uk है। अगर आप यूएस और बाकी चीजें देखना चाहते हैं तो वो भी आप फिर इस लिंक को फर्दर एक्सप्लोर कर लें या गूगल कर लें, आपको बाकी जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ की भी लिमिट्स पता चल जाएंगी। अच्छा जी, ईज ऑफ सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट ये होनी चाहिए हमारे पास कि सोर्सिंग इजी हो, मतलब इस तरह की कोई चीज ना आप ढूंढ लें कि वो बनती नहीं है, मतलब जाके आप उसको अलीबाबा पे सर्च करें अगर, तो वो आपको मिले ही ना। ठीक है, अलीबाबा पे सर्च करना और मिल जाने का मतलब ये है कि वो चीज यूजुअल है, मार्केट में अवेलेबल है, लोग बनाते हैं उसको, जिसको लोग बनाते हैं उसके अंदर उसको सोर्स करना ईजी है, उसके अंदर जो कम प्राइस लेना ईजी है क्योंकि कंपटीशन है, अच्छी क्वालिटी लेना ईजी है। तो ये चीज आपने इंश्योर करनी है कि इस तरह की चीज हमने नई कोई सेलेक्ट करनी कि जो एक नई चीज है, बिल्कुल कोई बनाता नहीं है ऑलरेडी, हमारे लिए बनेगी, कस्टम मेड बनेगी। अब कस्टम मेड जब बनेगी तो फिर डेफिनेटली उस प्रोडक्ट में मसले मसाइल भी आएंगे, क्योंकि आप उसको कस्टमाइज किस्म की बना रहे हैं। वो जब कस्टमर यूज करेंगे, वो पहली दफा यूज हो रही है, ठीक है, या वो इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, जब उसका यूजेज होगा तो फिर उसके अंदर मसले मसाइल भी निकलेंगे, दैट विल लीड टू नेगेटिव रिव्यूज एट योर लिस्टिंग। ठीक है, तो ईज ऑफ सोर्सिंग होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग उसकी इजीली अवेलेबल हो। अलीबाबा पे सर्च करें या गूगल पे आप सर्च करें तो आपको इजीली सप्लायर्स मिल जाए उसके। ठीक है, सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए। सीजनैलिटी क्या होता है, आपकी कुछ आइटम्स हैं जो कि सर्दियों की हैं, कुछ गर्मियों की हैं, कुछ जो है वो इसकी आपकी क्या कहते हैं, गार्डनिंग के अंदर सीजन होते हैं ना दो। ठीक है, वो बहार और खिज़ां वाले के, एक वो जो बहार वाला सीजन है उसके अंदर आपकी गार्डनिंग की प्रोडक्ट्स चलती हैं। ठीक है, खिज़ां वाला उस तरह का है, उसके उसमें गार्डनिंग की प्रोडक्ट्स आपकी नहीं चलती। तो इस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट का देखना है कि वो उसके ऊपर सीजनल इफेक्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, उसके ऊपर सीजनल इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई कुछ सर्टेन मंथ्स के अंदर, कोई सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वो अच्छी चलती है, लेकिन बाकी मंथ्स के अंदर वो अच्छी नहीं चलती है। तो ये चीज आपने लाजमी चेक करनी है। इसको हम इंश्योर कहाँ से कर सकते हैं, trends.google.com, ये आपको जो है वो सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड बता रहा होता है बेसिकली, कि कितने लोग एक प्रोडक्ट को किस सीजन में कितना सर्च करते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड एक दिखा रहा होता है। यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ, गार्डनिंग टूल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट हम आगे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको देखते हैं यूके की मार्केट में, पास्ट 4 years 5 years। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे कि नवंबर के बाद डिप आता है इसके अंदर। नवंबर टू आप लगा लें कि फरवरी या इस तरह से, यहाँ पे ये वाले मंथ्स तक इसमें मार्च तक डिप आ रहा है। ठीक है, मार्च के बाद ये
चलना शुरू हो रही है और फिर इसकी सेल ज़्यादा हो रही है। फिर आगे जुलाई के बाद जो है वो अगस्त सितंबर के बाद फिर दोबारा जब विंटर्स आ रही हैं तो फिर इसके अंदर डिप आ रहा है। इसकी एक क्लियर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। कुछ सर्दियों वाली कोई बताएं। स्नो स्क्रैपर का यहाँ पे नहीं आ रहा डाटा। ये देखिए यहाँ पे इसकी सर्चेज नहीं है, अप्रैल में नहीं है इसका काम, मई में नहीं है, ठीक है। और जनवरी में इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, दिसंबर में बहुत ज़्यादा हैं, नवंबर, ठीक है। फिर डिक्लाइन होती है, आहिस्ता-आहिस्ता लोग परचेज़ करते हैं और ज़्यादा होता है, फिर आगे फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो सीज़नैलिटी इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आगे क्राइटेरिया मैं आपको बताऊँगा भी कि आपने कितनी मिनिमम परसेंटेज ऑफ सर्चेज़ हैं कि जो हमने देखना है कि इतनी मिनिमम हम एक्सेप्ट करते हैं और उससे ज़्यादा ही उसका ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। मार्केटेबिलिटी ईज़ी होनी चाहिए, इज़िली मार्केट हो सकती है चीज़, मतलब वो लोगों की ज़रूरत हो, ठीक है, लोगों की ज़रूरत हो, वो लोग उसको रीऑर्डर करें, ठीक है। यूनिकनेस यूनिक होनी चाहिए। यूनिकनेस के अंदर हम जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है मेनली उसको देखेंगे कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपकी कम से कम हो उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने आईपी और दूसरे लीगल कंसर्न्स जो हैं वो उनको चेक कर लेना है, ठीक है। या आपने ये इंश्योर करना है जो कि आप अगर प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहे हैं तो आप कोई काउंटरफीट आइटम या कोई कॉपी तो नहीं किसी की बना रहे जिसमें आपको बाद में आईपी का या और किसी किस्म का मसला मसाइल आ सकता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लें कि अगर नाइकी के शूज का एक डिजाइन है तो आप कहें कि मुझे भी शूज बेचने हैं और मुझे वही डिजाइन बेचना है, मैं उसके ऊपर अपना लोगो लगा लूंगा, ठीक है। या और किसी बड़े ब्रांड का कोई ड्रेस है, कोई कोई उसकी कोई जीन्स है, उसका डिजाइन है और आप कहें कि मुझे भी वही बेचना है और मैं उसके ऊपर अपना लोगो लगा लूंगा, ठीक है। तो इसमें फिर आपको इन फ्यूचर मसला आ सकता है। अब वही डिजाइन अगर नाइकी का, एडिडास का वही शू का डिजाइन ले रहे हैं, उसके ऊपर अपना लोगो लगा के बेच रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर कोई ना कोई केस कर सकते हैं। अगर आप कल को आपकी अच्छी सेल्स आती हैं तो तब ये सिनेरियो बनेगा। अगर अच्छी सेल्स नहीं है, आपकी प्रोडक्ट नहीं चल रही तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब आपकी लिस्टिंग चलने लग जाती है, अच्छी सेल्स आने लग जाती है तो फिर डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोग उठ खड़े होते हैं। जब नजर आ रही होती है ना एक चीज के बिक रही है तो फिर उसके रिश्तेदार बहुत सारे निकल आते हैं, ठीक है, कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, आपने मेरी कॉपी की है, आपने मेरी कॉपी की है। तो इस किस्म की चीज जो है वो इंश्योर करनी है हमने कि बड़े ब्रांड्स की जो है वो कॉपी किसी किस्म की आइटम की वो ना हो। अच्छा, पेटेंट जो है वो हम चेक करते हैं हमेशा। जो प्रोडक्ट हम डिसाइड करते हैं उसके डिजाइन का पेटेंट हम चेक कर लेते हैं कि ऑलरेडी सेम टू सेम उसके डिजाइन का पेटेंट तो नहीं किसी ने रजिस्टर करवाया हुआ, ठीक है। अब ये जो पेटेंट चेक करने वाला काम है ये बड़ा डिटेल में है, ठीक है। पेटेंट को एवेलुएट करना, पढ़ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो ये एक आप समझ लें कि अलहदा से एक फील्ड है कि अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो मे बी हमारा बहुत ज्यादा टाइम इसको सीखने में लग जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आउटसोर्स इट, ठीक है। ये आपको फाइबर पे, अपवर्क पे और प्लेटफॉर्म्स पे आपको लोग मिल जाएंगे जिनका काम ही ये है कि वो आपको पेटेंट चेक करके दे, ठीक है। तो जो डिजाइन हम फाइनल करेंगे प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट का, उसका पेटेंट हम लाजमी चेक करवाएंगे कि इसकी जो सिमिलर प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी किसी ने इसका पेटेंट रजिस्टर करवाया हुआ है, नहीं करवाया हुआ। इसका जो मोटे मोटे तरीके हैं वो क्या हैं, आप गूगल पे जाके पेटेंट प्लस योर प्रोडक्ट आइडिया वो लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह अगर हम जो मैं आपको इसको आउटसोर्स करने का कह रहा हूँ फाइवर वगैरह पे, वो इसको बहुत डिटेल में चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिलिमिनरी चेक आप अपनी तरफ से वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत जो है, कि किसी नेल क्लिपर आपकी आइटम है, आप इसके ऊपर देख लें कि आपको कोई पेटेंट वगैरह है इस पे या नहीं है। ये देखिए जी, यहाँ से पेटेंट्स ऊपर हो गए, लेकिन फिर आगे इस पेटेंट समझना और इसको देखना, ये इसके लिए स्किल चाहिए बेसिकली। अब इस पेटेंट के अंदर उन्होंने डिजाइन दिया होगा, डायमेंशंस दी होंगी उस प्रोडक्ट की, तो उस सबको आपको समझना आना चाहिए। और आपकी जो प्रोडक्ट जो आप बनाने जा रहे हैं वो किस तरह से उससे जो है वो मैच कर सकती है, ठीक है, या कन्फ्लिक्ट कहाँ पे पैदा हो सकता है, इसके लिए स्किल चाहिए बेसिकली। स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी। ये patents.google.com खुला हुआ है, आप लोगों को ये यही नजर आ रहा है, हो रहा है। अच्छा, आप लोग अपना इंटरनेट चेक करें प्लीज, इनका स्क्रीन का इशू है, अपना इंटरनेट देख लें। ये देखिए जी, ये पेटेंट है एक ओपन हुआ हुआ। अब ये इसको पढ़ना और इसको समझना जो है वो अलग से काम है। ये इसका डिजाइन है, इसको पीडीएफ में करके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ से डिजाइन चेक कर सकते हैं कि ये देखिए, ये डायमेंशन है उसने दी हुई सारी, कि ये जो नेल क्लिपर इन्होंने पेटेंट जिसका रजिस्टर करवाया है उसकी कौन कौन सी डायमेंशंस, ये देखें, ये फिगर, ये सब है और वो नीचे एक्सप्लेनेशन है इसकी सारी,
ठीक है, तो आप भी अगर यही डिज़ाइन कॉपी करके बना रहे हैं, चेक हमने खुद कर लेना है, उसके बाद हमने इसको जो प्रोफ़ेशनल पेटेंट चेकर हैं, उन लोगों से करवा लेना है। कॉपी है तो पता चल जाएगा ना? कॉपी है तो पता चल वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, अच्छा ठहरें जी, ठहरें। मैं फिर ये करना है, ऊपर वाले फ्लोर पे जाता हूँ, वहाँ पे आई थिंक कि ये मसला बेहतर होगा। हाँ जी, अब बताएँ जी, क्लियर है आपको, मसला मसाइल तो नहीं है? अच्छा जी, चलें ठीक है। मैं पेटेंट को आपको दोबारा बता देता हूँ, पेटेंट पे कुछ डिस्टॉर्शन वगैरह शुरू हो गई थी। आप जब भी कोई आइटम किसी डिज़ाइन का कोई बना रहे होते हैं, तो अब उस डिज़ाइन की आइटम ऑलरेडी किसी न किसी ने बनाई हुई है, ठीक है? और वो उसके ऊपर उसने मेबी पेटेंट रजिस्टर करवाया हो। तो उसके लिए पेटेंट क्या होता है? पेटेंट ये होता है कि आप एक डिज़ाइन को रजिस्टर करवा लेते हैं एक सर्टेन कंट्री के अंदर और वो फिर इंश्योर किया जाता है कि उसको कोई और कॉपी ना कर सके, ठीक है? अगर वो किसी ने कॉपी करना है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे परमिशन लेके वो आप उसको रॉयल्टी पे करेंगे या जो भी उसकी टर्म्स होती हैं, आप उसको पेमेंट देंगे। उसके बाद आप वो आइटम बना सकते हैं, आप खुद से वो नहीं बना सकते, ठीक है? ये चीज़ होती है पेटेंट रजिस्टर करवाना। अगर जो डिज़ाइन आप बनाने जा रहे हैं, उसका ऑलरेडी पेटेंट रजिस्टर्ड है और आप उसको लॉन्च कर देते हैं, तो कल को वो कोई ना कोई लीगल एक्शन जिसने पेटेंट रजिस्टर करवाया हुआ, वो आपके ऊपर ले सकता है कि ये मेरा डिज़ाइन है और ये आपने इसको कॉपी करके आप इसको सेल कर रहे हैं, इसको लॉन्च किया आपने विदाउट माय परमिशन, तो वो कोई लीगल एक्शन उसके ऊपर ले सकता है। तो उसका तरीका क्या है कि आप पेटेंट चेक कर लेंगे, प्रिलिमिनरी चेक खुद कर लेंगे, उसके बाद जो एक्सपर्ट्स होते हैं पेटेंट चेक के वो आपको फाइवर से मिल जाएँगे, अपक से मिल जाएँगे, उनके पास हम जाएँगे। वो कोई 5, 6, 7 हज़ार रुपए वो लेगा एक फाइवर के ऊपर बंदा और वो आपका पेटेंट जो है वो डिटेल में चेक करेगा। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपकी जो आइटम है उसकी डायमेंशंस एक-एक चीज़ उसकी चेक करके आपको बताएगा कि इसका पेटेंट ऑलरेडी किसी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक पेटेंट की दिखाई थी। प्रिलिमिनरी चेक के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं पेटेंट गूगल पे लिखें, ये नेल क्लिपर मैंने यहाँ पे लिख दिया पेटेंट नेल क्लिपर और यहाँ पे ये पेटेंट एक ओपन हो गया और इसको ओपन करने के बाद ये इसमें इमेज है और बाकी नीचे इसकी डिटेल्स भी हैं काफ़ी। तो इमेज को मैंने देख लिया कि मैं जिस तरह का नेल क्लिपर लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो क्या ये वही डिज़ाइन है या मेरा वाला कोई और है? तो उसके लिए भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई और पेटेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो प्रिलिमिनरी चेक इस तरह का आप एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप अमेज़न पे जाके आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनको देख लेंगे कि जिन कॉम्पिटिटर्स ने उसको लॉन्च किया हुआ है, उसमें से किसी ने अपनी लिस्टिंग में कोई पेटेंट का ज़िक्र किया या नहीं किया, ठीक है? वहाँ पे उसने कोई पेटेंट का ज़िक्र किया है या नहीं किया? अगर तो उसने कोई पेटेंट का ज़िक्र किया हुआ है, तो इसका मतलब कि वो उस आइटम के ऊपर ऑलरेडी किसी ने पेटेंट रजिस्टर करवाया हुआ है, ठीक है? नेल क्लिपर पेटेंट डिज़ाइन, ठीक है जी, पेटेंट डिज़ाइन में हम अब यहाँ पे देखते हैं किसी ने अपनी लिस्टिंग में पेटेंट का ज़िक्र किया हुआ है नहीं किया हुआ। कंट्रोल एफ करके देख लेते हैं। ये देखिए, इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट इन्वेंशन पेटेंट इन द वर्ल्ड व्हिच इज़ इक्विप्ड विद द 3D आर्क स्टेनलेस स्टील प्लेट। इट मीन्स कि ये इसके ऊपर पेटेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है? इन्वेंशन पेटेंट का इसने ज़िक्र किया हुआ है, मेड इन कोरिया पेटेंटेड 3D आर्क। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एग्ज़ैक्टली यू वांट मेक दिस आइटम, आप बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन ये वाला नहीं बनाएँगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम उसको एग्ज़ैक्टली अगर हम ये पेटेंट डिज़ाइन नहीं बनाते तो हम उसको चेंज कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? हम उसके अंदर डिज़ाइन में थोड़ा-सा चेंज करके वो हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है जी? इसको अब हम बंद करते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पल आपको एक बता दी। अच्छा, अब वो डिज़ाइन जो मैं आपको बता रहा था कि वो चेंज कर सकते हैं, उसमें वो क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे उसने 0.5 मिलीमीटर का ये गैप रखा हुआ है, आप 0.8 मिलीमीटर का गैप रख रहे हैं, ठीक है? या आप इसकी यहाँ से कोई शेप है, शेप को चेंज कर रहे हैं या व्हाटएवर थोड़ा-सा आपने उसको चेंज करना है। ठीक है जी, ये जो प्रिलिमिनरी चेक है वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से वो हो रहा होगा हमारा। इसके अलावा परचेज़ अ सिमिलर और कंपीटिंग प्रोडक्ट एंड लुक फॉर एनी पेटेंट पेंडिंग मार्क्स ऑन द पैकेजिंग और आइटम इटसेल्फ। ये मैंने लिस्टिंग से ही आपको बता दिया कि लिस्टिंग से आप चेक कर सकते हैं और आप कॉम्पिटिटर से बाय भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर ने अपनी पैकेजिंग के ऊपर कुछ इस तरह का ज़िक्र किया होगा, अगर उसने पेटेंट रजिस्टर करवाया हुआ तो, ठीक है? तो प्रिलिमिनरी चेक्स के बाद फिर हम जो प्रोफेशनल हैं इसके उनको देंगे और वो उसको डिटेल में चेक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रेडमार्क है, आप ट्रेडमार्क की तरह का ट्रेडमार्क नहीं बना सकते। आप उसमें स्पेलिंग में हेर-फेर करके उसको उसको नहीं लॉन्च कर सकते, ठीक है? जिस तरह नाइकी है, नाइकी का लोगो जो है वो उसका वो टिक बना हुआ है, आप टिक के आगे छोटा-सा स्टार डाल के कहें, भई ये तो नाइकी का लोगो नहीं है, ये मेरा टिक है और आगे इसका स्टार है, ये तो मेरा अपना लोगो है, ठीक है? इस तरह से नहीं होगा। या आप कहें कि उसका नाम नाइकी है तो मैं इसका नाम जो है वो नाइकिया रख देता हूँ, ठीक है? मैं आगे IA लगा देता हूँ नाइकिया।
तो ये भी उससे सिमिलर होगा तो वो उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं और कोई लीगल एक्शन हो सकता है। तो सिमिलर नेम्स अवॉइड करने, ठीक है। और जो ट्रेडमार्क में 2 चीजें होती है ना, एक तो नेम होता है और एक इमेज होता है। एक इमेज होता है, तो इमेज जो है वो भी सिमिलर ना हो हमारा, और जो नेम है वो भी सिमिलर ना हो। दोनों चीजें जो है वो इंश्योर करनी है हमने कि वो अलग-अलग हो, ठीक है। फर्क हो हमारा उससे एक्चुअल किसी भी ब्रांड के साथ जो है वो मैच ना करता हो। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम अमेज़न पे सेल्फ रिसर्च कर लेंगे कि अमेज़न खुद तो नहीं उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा, ठीक है? कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं कोई स्पेसिफिक टाइप की चाहिए हमें। जिस तरह जो टॉयज़ एंड गेम्स हैं, इनकी कुछ आइटम्स गेटेड होती हैं, आपको पहले अनगेट करवानी पड़ती हैं, ठीक है? गेटिंग, अनगेटिंग वो और डिटेल में हम बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे। या कुछ सर्टिफिकेशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं जो स्पेशली जो बेबी की आइटम्स मैंने आपको बताया था कल भी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आपको चिल्ड्रंस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट वो कोई लेना पड़ सकता है, या और उसकी कोई सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को पहले आपने चेक कर लेना है। ये ना हो कि आप सोर्सिंग कर लें, प्रोडक्ट फाइनल कर लें, सोर्सिंग कर लें, वहाँ पे आप ऑर्डर दे दें और बनने के बाद आपको पता चल रहा हो कि इसमें ये सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, और फिर मे बी उन सर्टिफिकेशंस को लेने का प्रोसीजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो और आपका स्टॉक वहाँ पे तैयार बना हो, तो वो फिर मसला हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपने पहले चेक करनी है कि वो वेदर इट्स गेटेड और अनगेटेड, या उसके अंदर और कोई सर्टिफिकेशन आपको कोई सीपीसी या कोई भी अमेज़न की जो हैज़र्डस प्रोडक्ट्स होती हैं, उसकी कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं आपको चाहिए। ये सब पहले चेक करना है हमें। अच्छा, जो आइटम पेटेंट है या नहीं, गेटेड है या अनगेटेड है, ये तो आपको पता लग जाएगा जब आप लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे, लिस्टिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये वहीं पे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको अनगेटिंग बता रहा हूँगा तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि उसमें कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, तो आप उसकी कैटेगरी में जाके देखते हैं, या आप उसको अमेज़न पे सर्च करके देखेंगे, या उसको आप अमेज़न की उसकी लिस्टिंग ऐड करके देख लेंगे, ठीक है? आप जब उसकी लिस्टिंग ऐड करेंगे तो फिर वो आपको बताएगा कि आप इस लिस्टिंग को ऐड नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ें पहले प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसकी लिस्टिंग ऐड करने से हमें उसमें जो-जो सर्टिफिकेशंस हैं या गेटिंग, अनगेटिंग है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो आपने ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसकी लिस्टिंग ऐड करके उसको देखना है, ठीक है? बेशक आप कंप्लीट लिस्टिंग ना बनाएँ, लेकिन लिस्टिंग आप ऐड कर लेंगे, जस्ट टू चेक कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है किसी किस्म की। ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको, सोर्सिंग, शिपिंग, इंपोर्टिंग जो है वो ये आसान होनी चाहिए। ठीक है जी, ये सारे थे स्टेप्स हमारे प्रोडक्ट रिसर्च के, कि प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। दीज़ आर ऑल प्रिलिमिनरी चेक्स, ठीक है? ये कोई आपका मतलब कह रहे हैं कि सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं है कि बस आपने यही चीज़ें चेक कर ली हैं एंड यू आर गुड टू गो, आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो गई है और आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। ये प्रिलिमिनरी चेक्स हैं, जो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है व्हाइल डूइंग प्रोडक्ट हंटिंग। अब उसको आगे आपने इन चेक्स को देखते हुए आपने प्रोडक्ट्स निकाल ली, तो उनको वैलिडेट करते हुए फिर हमारा जो आगे प्रोडक्ट वैलिडेशन है वो वाला प्रोसीजर सारा स्टार्ट होता है। ठीक है, वैलिडेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग और जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो डिफरेंट है। यहाँ तक कोई मसला मसाइल किसी किस्म का है तो जी वो बताएं मुझे। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट ठहरें। बताएं जी, मैंने चैट ओपन किया है, तो मसला मसाइल किसी किस्म का नहीं है। वॉइस पे आ सकते हैं, डमी लिस्टिंग, हाँ जी डमी लिस्टिंग करके। ट्रेडमार्क ऑलरेडी, अच्छा ट्रेडमार्क तो पता लग जाएगा नाम है वो, ट्रेडमार्क तो हम उस कंट्री के अंदर चेक कर लेंगे, उस गवर्नमेंट के साथ चेक कर लेंगे कि वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। ट्रेडमार्क मैं आपको बताऊंगा जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हम करवाएंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। लिस्टिंग में कितने आर्टिकल दे सकते हैं, लिस्टिंग में कितने आर्टिकल दे सकते हैं, ये नहीं मुझे समझ आई। एक प्रोडक्ट 2 कंट्रीज में पेटेंट हो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के साथ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। जो चाइना में अलहदा होती है, यूएस में अलहदा होती है, बिल्कुल पॉसिबल है। लिस्टिंग किस तरह से ये करना है हमने, गेटिंग अनगेटिंग भी करना है आगे, ठीक है? आगे वाले सवाल नहीं पूछने आपने। ट्रेडमार्क भी मल्टीपल कंट्रीज में रजिस्टर होता है। एक बंदे ने चाइना में बनाई प्रोडक्ट, तो वो चाइना में भी करवा रहा होता है और वो उसको कि मुझे कोई चाइना में कॉपी ना कर ले, और वो उसको यूएस में अगर लॉन्च करे तो यूएस में भी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहा होता है। ठीक है, ट्रेडमार्क के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, यूएस में अलहदा है, यूके में अलहदा, वहां पे जाके हम रजिस्टर करवाते हैं और वहीं पे चेक भी हो जाता है कि ऑलरेडी इस नाम से या इस इमेज के साथ ऑलरेडी आपका अवेलेबल है किसी का ट्रेडमार्क या नहीं। सिग्नल प्रोडक्ट और मल्टी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करेंगे वेरीफाई करने के लिए। आप मल्टी प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं, आप उसकी जितनी मर्जी आप प्रोडक्ट लिस्ट करें, आप उन एक्चुअली आपकी सेलिंग तो नहीं स्टार्ट होगी ना, सेलिंग तो आपकी जब स्टार्ट होती है जब आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है अगेंस्ट दैट लिस्टिंग। तो लिस्टिंग्स आप बेशक 1000 कर लें, अगर उसके ऊपर इन्वेंट्री नहीं आ रही है तो वो लाइव नहीं हो जाती हैं, मतलब वो लोगों को नजर नहीं आना शुरू हो जाती और आपको वो एक्चुअली उसको प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर रहे होते जब तक आपकी इन्वेंट्री लाइव नहीं होती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री लाइव नहीं हो रही, देन यू डोंट हैव टू वरी कि वो आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई है या आपका ऑर्डर आ जाएगा और आप उसको करेंगे।
गेटेड अनगेटेड का क्या मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं अमेज़न पे कि अमेज़न कहता है कि आप उसको आपको परमिशन लेनी है पहले इसको सेल करने से पहले आपको मेरे से परमिशंस लेनी है, ठीक है? उसकी परमिशन की अब कुछ कंडीशंस हैं कि आप मुझे प्रोडक्ट के इमेजेस भेजें, आप मुझे प्रोडक्ट की इनवॉइस भेजें और समटाइम्स दे आस्क फॉर अथॉरिटी लेटर कि वेदर यू आर ऑथराइज्ड टू सेल दिस और नॉट, ठीक है? तो वो चीज़ें आप उनको फिर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं, यानी अनगेट कर देते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है? तो गेटेड आइटम के जिसके अंदर आपको वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है आपको अलाउ करने के लिए, सेल करने के लिए, और जब आप वो डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं और वो आपको अलाउ कर देता है, तो इट मीन्स वो आइटम वो कैटेगरी अनगेटेड हो गई है, ठीक है?